हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है हक। हमारी शादी को अभी 1 सप्ताह ही हुआ था। आज सुबह ही मैं अपने मायके से पग फेरे की रस्म के बाद लौट कर आई थी। सारा दिन अच्छे से गुजर गया था, लेकिन रात को जब मैं अपने कमरे में सोई तो मुझे किसी के रोने की और चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। जब मैंने अपने कमरे से निकलकर बाहर देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। अब तो यह रोज का काम ही हो गया था। एक दिन रात को अचानक मैं अपनी सासू माँ के कमरे में चली गई। वहाँ का नज़ारा देखकर मैं दंग रह गई। मेरा नाम दामिनी है। हम 2 बहनें थे। मेरी छोटी बहन यामिनी मुझसे बहुत छोटी थी। अभी उसकी उम्र केवल 9 साल की ही थी। मेरी शादी अभी 1 हफ्ते पहले ही मनोज के साथ हुई थी। मेरी विदाई पर मुझसे ज़्यादा मेरी छोटी बहन रो रही थी। शादी के बाद जब मैं पग फेरे के लिए अपने मायके गई तो यामिनी भी मेरे साथ आने की जिद करने लगी। मम्मी पापा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी और मेरे साथ जबरदस्ती आने की तैयारी करने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि अभी मैं भी अपने ससुराल एक बार ही गई थी। इसलिए दूसरी बार में ही अपनी इतनी छोटी बहन को ले जाने में मुझे झिझक लग रही थी। लेकिन जब मनोज ने यामिनी को रोते हुए देखा तो वह उसे अपने साथ ले आए। सारा दिन अच्छी तरह से गुजर गया था। यामिनी भी खूब खेल रही थी। रात को सभी लोगों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मैंने भी किचन का काम समेटा और अपने कमरे में सोने के लिए आ गई। जब तक मैं अपने कमरे में सोने गई, यामिनी पहले ही सो चुकी थी। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि बगल के कमरे से रुक रुक कर आती हुई चीखों की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल गई। मत मारो, छोड़ो मुझे, ये स्वर इसी घर से आ रहा था। मैं जैसे ही उठकर बाहर आई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि अब मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अब तो यह रोज का काम हो गया। जब भी मैं सोती तो मुझे किसी के रोने की और चीखने की आवाज़ें आती थी, और जब मैं कमरे से निकलकर बाहर देखती तो कोई नहीं होता था। एक दिन बहुत तेज तेज चीखों की आवाज़ सुनकर मैं हड़बड़ा कर उठी। मैंने तुरंत अपने पति मनोज को झकझोर कर जगाया। मनोज, सुनो तो, देखो कहीं से रोने की चीखने की आवाज़ें कितनी तेज आ रही हैं। शायद कोई किसी को पीट रहा है। मनोज ने करवट बदलते हुए लापरवाही से कहा, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तुम ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, चुपचाप सो जाओ। लेकिन मैं मनोज के मना करने के बाद भी कमरे से बाहर आई। अब की बार मेरी समझ में आ गया था कि यह आवाज़ मेरे सास ससुर के कमरे से आ रही थी। मैंने वापस आकर मनोज को बताया कि शायद मम्मी पापा में झगड़ा हो रहा है और उन्हीं के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। मनोज ने करवट बदलते हुए तकिया सिर पर डाल लिया। ये उनका मामला है, तू बीच में क्यों पड़ रही है? वे लड़ नहीं रहे, वे चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे हैं। मनोज की बात सुनकर मेरे दिल पर चोट लगी। मैं सोचने लगी, ये कैसी बातचीत हो रही है जिसमें रोने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मैंने मनोज की तरफ देखा, वह आराम से सो रहे थे। मैंने मनोज को दोबारा जगाया और कहा, अपनी माँ की चीखें सुनकर भी तुम इसे मामूली मानते हो? मनोज चुप रहा। कमरे में सन्नाटा था, पर बाहर से आती सिसकियाँ उस सन्नाटे को चीर रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बाहर जाने के लिए उठी ही थी कि मनोज ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, यह मम्मी पापा का आपसी मामला है, तुम वहाँ मत जाओ। लेकिन मैंने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं मनोज, अगर बेटा नहीं सुन सकता तो आज बहू सुनेगी, और वही करेगी जो एक बेटा करने से डर रहा है। मैं बिना चप्पल पहने भागी।
सीढ़ियां चढ़ते ही मैंने कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर का दृश्य देखकर मेरी सांसें थम गईं। मेरे ससुर बाबूलाल जी, जो मोहल्ले के सामने हमेशा धर्म और संस्कृति की बातें करते थे, वह इस वक्त अपनी पत्नी की गर्दन दबाए खड़े थे। पापा जी, आप यह क्या कर रहे हैं? मैं जोर से चिल्लाई और दौड़कर सासू माँ को छुड़ाया। उनके चेहरे पर लाल निशान थे, आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। ससुर जी गुर्राते हुए बोले, बहू हो, बहू की तरह रहो, ये हमारा निजी मामला है। मेरी आवाज शांत पर शब्द कठोर थे। निजी मामला? यह कैसा निजी मामला है जिसमें इज्जत और आदर नहीं है? अगर आप अपनी पत्नी को चोट पहुंचाएंगे तो ये सिर्फ आपका निजी मामला नहीं रहेगा। उस रात मैंने सासू जी को अपने कमरे में लाकर उनके जख्मों पर मलहम लगाया। धीरे धीरे उनका दर्द बाहर आने लगा। बेटी, मैं सालों से सहती आई हूँ। हमें यही सिखाया गया है कि पति जो भी करे चुप रहो, वही भगवान है। मैंने उनका हाथ थाम लिया। माँ, भगवान वही है जो हमें जीने का हक दे। जो हमें रोज जलील करे वह भगवान नहीं है। हमारे पास दो रास्ते हैं माँ। एक तो हम चुप रहकर रोज पिटते रहें, दूसरा हम एक बार बोलकर जिंदा हो जाएं। सुबह होने तक मैंने यह निश्चय कर लिया था कि मुझे क्या करना है। इस समय मेरे घर का माहौल ठीक नहीं था, इसलिए मैंने मनोज से कहकर अपनी छोटी बहन को वापस भेज दिया था। अगले दिन पूरे गांव ने देखा। मैंने अपनी सास के साथ मिलकर ससुर जी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी और मेरे ससुर जी को पुलिस ले जा रही थी। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बहू ने अपने ही ससुर को जेल भिजवा दिया। अरे, ऐसे घर की बहू तो घर बर्बाद कर देगी। मनोज गुस्से से लाल थे। उन्होंने गुस्से से कहा, तूने मेरे बाप को जेल भिजवा दिया, अब तू क्या चाहती है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने किसी के बाप को नहीं, एक अपराधी को कानून के हवाले किया है, क्योंकि उसने किसी की सांसें छीननी चाही। दिन बीते, केस कोर्ट पहुंचा। गवाही के दिन मेरी सासू जी कांपते हुए बोली, मैंने सालों सहा क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि चुप रहो, लेकिन मेरी बहू ने मुझे सिखाया कि चुप रहना सबसे बड़ी गलती है। मैं पीछे खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। मेरे चेहरे पर आंसू नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। कोर्ट से बाहर निकलते ही मनोज ने मुझे पकड़ लिया और बोले, तू साबित क्या करना चाहती है मेरे पिता को जेल भेजकर? अगर तूने ये नाटक बंद नहीं किया तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। मनोज की बात सुनकर भीड़ सन्न थी। सासू जी भी बहुत डर गईं, लेकिन मैं गहरी सांस ली और कहा, तलाक ठीक है, दे दो तलाक। और सुनो मनोज, एक रिश्ता तभी खूबसूरत है जब उसमें आपसी बराबरी और सम्मान हो। अगर तुम्हारे लिए पत्नी सिर्फ एक बोझ है तो मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। मैं वो माँ बनना चाहती हूँ जो अपनी बेटी को कहे कि घर संभालो पर खुद को मत खो। मेरी बात सुनकर मनोज हक्का बक्का रह गया। मैंने आगे कहा, मैं अपनी बेटी को सिखाऊंगी कि अगर कभी कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो चुप मत रहो, कानून का दरवाजा खटखटाओ। मेरी आवाज़ धीमी पर असरदार थी। आज मैंने एक औरत को इंसाफ दिलाया है। अगर इसके लिए मुझे रिश्ते की कीमत चुकानी पड़े तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं बीवी बनकर नहीं, इंसान बनकर जीना चाहती हूँ। सासू माँ की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। गांव की औरतें जो फुसफुसा रही थीं, अब उनमें से कुछ ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, सही किया दामनी बहू ने। अगर हमारी बेटियां भी आवाज उठाएं तो शायद उनका जीवन आसान हो। उस दिन रामपुर की गलियों में एक अलग तरह की खामोशी थी, खामोशी जिसमें डर की जगह जागरूकता ने ले ली थी। और मेरी कहानी सिर्फ मेरे घर तक ही सीमित नहीं बल्कि पूरे गांव तक पहुंच चुकी थी। अब इस गांव की बहू बेटियां अपने हक के लिए लड़ना सीख चुकी थीं।
दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।